ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी चंद्रदेव सोमनाथ तथा भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं वो दृंग पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से प्रतिदिन सफलपूर्वक पहुंचाई जाती है। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी तरह इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं और पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम अलग से लघु पंचांग जो आपके सुझाव के अनुरूप है हम प्रस्तुत करते रहे हैं। दूसरा भाग नक्षत्र के आधार पर है, यानी नक्षत्र के आधार पर चंद्रमा आज कैसे फल देने के संकेत दे रहे हैं, तारे आज के तारे क्या बोल रहे हैं। यह नवतारा, इसे ताराबलम कहते हैं और यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है जिसकी चर्चा, विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन होने की संभावना, चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार आज कैसे दिन होने की संभावना है, इसे चंद्रबलम कहते हैं। चौथा भाग आज का चौघड़िया से संबंध रखता है। चौघड़िया एक प्रकार का ज्योतिष, मुहूर्त ज्योतिष है और यह किसी भी कार्य के लिए, दैनिक कार्य, प्रथम बार किए जाने वाले कार्य, पूजा पाठ, जप तप, साधना, तंत्र मंत्र, ग्रहों से संबंधित कार्य और ऐसे सभी कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं वे आज उस संबंध में कौन से मुहूर्त अच्छे होंगे, कौन से खराब, इसकी चर्चा इसमें है। इसकी उपयोगिता काफी है और इसके आधार पर इसका उपयोग इन कार्यों के लिए किया जाता है, दैनिक कार्य से लेकर ऐसे सभी कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं। पांचवा और अंतिम भाग अंक हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं। अंक को पहचानना नितांत आवश्यक है क्योंकि अंक जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें विभिन्न रूप में काम आते हैं और अंक ऊर्जा देते हैं। अंक कभी कभी हम लुका छिपी कर कुछ अंक जो हम नहीं पहचानते वे हमें नुकसान भी कर जाते हैं। तो अंकों को पहचानना इस प्रस्तुति का लक्ष्य, साथ ही साथ आज के अंक विभिन्न तिथियों को जन्मे, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे व्यक्तियों के लिए शुभता अशुभता के परिप्रेक्ष्य में क्या संकेत दे रहे हैं, तो यह अंक ज्योतिष के आधार पर है। इस प्रकार 5 भाग प्रस्तुति का है और पांचों भाग बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए उपयोगी होने वाला है, इसलिए हमारे साथ बने रहें अंत तक। यह रोचक भी होगा, यह अनुवर्धक भी है। और इस प्रकार हम 5वें भाग में जाने के साथ साथ हम आपको ले चलते हैं 5वें अंतिम प्रस्तुति में। किंतु प्रस्तुति में जाने के पूर्व पंचांग पर चर्चा, थोड़ी सी चर्चा अत्यावश्यक हम समझते हैं। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, जैसा हम जानते हैं यह शुभ और अशुभ मुहूर्त बताता है। यह पंचांग हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम सब पंचांग के महत्ता को समझते हुए पंचांग का अनुसरण करते हैं और करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। साथ ही साथ साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके।
श्री राम के उद्भव का नाम लेते हुए चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग में। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आपका पहले भाग में। आज का दिनांक 1 दिसंबर 2025, दिसंबर माह की पहली तारीख, माह माघ 6, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:19 पर, सूर्यास्त 4:58 पर। आज का दिशा सूल पूर्व है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध पीकर यात्रा आरंभ करें। पुनः बता दें, सनराइज एट 6:19 AM एंड सनसेट एट 4:58 PM। दिशा शूल आज का पूर्व है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा में सुखता लाए। आज का पंचांग के वार, पंचांग के पांचों अंक आपके समक्ष। वार सोमवार, तिथि रात्रि के 7:01 तक एकादशी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद द्वादशी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 11:18 तक रेवती और तत्पश्चात अश्विनी। योग मध्य रात्रि 0:59 तक व्यतिपात और तब फिर बढ़िया। करण प्रातः 8:20 तक वनिज, तत्पश्चात रात्रि के 7:01 तक विष्टि भद्रा और फिर कल भोर में 5:33 तक बौ। तो ये रहे तत्पश्चात बालव। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और उन्हें देखते हैं कि भोलेनाथ का आवास कहाँ है और शुभता कैसी है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक एकादशी तिथि है तब तक भोलेनाथ क्रीड़ा स्थल पर है और तत्पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होने के बाद भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर होते हैं। जब तक एकादशी तिथि है जो क्रीड़ा स्थल पर है शुभ नहीं है, और कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ जब जाते हैं तो सुखप्रद है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ग्रह महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:17 से 3 के 12 बजे तक दोपहर तक। अमृतकाल रात्रि के 9:05 से 10:34 रात्रि तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:25 से 2:08 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 4:56 से 5:23 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:12 से मध्य रात्रि 0:06 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल सबसे प्रभावी होता है। वह प्रातः 7:30 से 8:59 तक। गुलिक काल अपराह्न 12:58 से 2:18 तक। यमगन दिन के 10:19 से 11:39 तक। और वर्ज मुहूर्त दिन के 12:14 से 1:43 तक। भद्रा 8:20 प्रातः से 7:01 रात्रि तक। और गंडमूल प्रातः सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक, यानी अहोरात्रि। जब भी कोई योग या कोई भी मुहूर्त यह एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है तो उसे अहोरात्रि कहते हैं। तो गंडमूल प्रातः 6:19 में, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक अहोरात्रि। पंचक प्रातः 6:18 से रात्रि के 11:18 तक। आज का पंचक शुभ है और वहीं आज का भद्रा पाताल में है। भद्रा का वास इसलिए अशुभ है। तो ये रहे हमारे ग्रहों की आकाशीय स्थिति। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति में चलते हैं जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। अंश के अनुसार यदि देखें तो मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव तथा शनि देव कमजोर अवस्था में, शेष ग्रह मजबूत अवस्था में।
मंगल देव अभी अस्त चल रहे हैं, बुध देव, बृहस्पति देव ये बकरी चल रहे हैं, और शेष ग्रह मार्गी है। राहु और केतु वक्री रहते हैं। राशि के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, और अपनी ही राशि में 1 ग्रह है। और अपनी राशि में जो ग्रह है वे मंगल देव है वृश्चिक राशि में। इस प्रकार राशियों के ग्रहों का राशियों से संबंध के अनुसार, राशि स्वामी के संबंध के अनुसार, शक्तिशाली ग्रह में मंगल देव की राशि में 3 ग्रह है, बृहस्पति देव की राशि में 2 ग्रह है, बुध की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों की राशियों में 1-1 ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में मित्र के नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु के नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, बृहस्पति देव और राहु देव। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की शक्ति को देखें तो बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, बुध देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में 1-1 ग्रह है। आज देर रात्रि 11:18 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, जब वे मीन राशि से मेष राशि में आएंगे। इस प्रकार ग्रहों की आकाशीय स्थिति से हमने भी अवगत कराया। पहले भाग की प्रस्तुति यहां पर समाप्त होती है। दूसरे भाग में हम आपको ले चलते हैं। स्वागत है आपका दूसरे भाग में। दूसरे भाग में यह नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, इसे ताराबलम कहते हैं। ताराबलम के समक्ष जो आपके जहां लिखा है उसके समक्ष जो भी नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। चंद्रमा का गोचर जो नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं चंद्रमा, वह ये नक्षत्रों के नाम ऊपर लिखे गए हैं। वहीं बगल में ताराबलम के नीचे जो वर्टिकल रोज है उसमें जो नाम लिखे गए हैं नक्षत्रों के, वे हर किसी जातक का भी से संबंध रखता है, और वह है जिस जो नक्षत्रों के नाम जिसमें चंद्रमा जन्म कुंडली में या चंद्रमा जिसके नक्षत्र में जन्म कुंडली में जो जिसके नक्षत्र में चंद्रमा हो उससे संबंध रखता है, यानी जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है उसे संबंध है। और दोनों को मिलाकर इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल रोज जो मिलते हैं, इससे जो तारा मिलता है वही है उसका नक्षत्र का शुभ फल होता है। कुल 9 स्थितियां बन सकती है। आज का तारा आपका जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, नैधन्य, मित्र, आदि मित्र। यदि आपका तारा आज का संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र में होता है तो शुभता प्रदर्शित करता है। वहीं जन्म, विपत, प्रत्यय और नैधन्य में हो तो अशुभता की ओर इंगित करता है। जब भी अशुभता की ओर इंगित करे तो शुभ कार्य का आरंभ नहीं होता है। हाँ, जो कार्य आरंभ हो चुके हैं उसे जारी रखने की सलाह दी जाती है, सावधानी के साथ। साथ ही साथ दैनिक कार्यों में सावधानी रखने की सलाह दी जाती है, और इस तरह से हम कार्यों का निष्पादन करते हैं। जोखिम नहीं लेने की सलाह दी जाती है, चाहे बाईपास करने का या अनदेखा करने का अशुभता को, या हम कोई उपाय कर अशुभता को शुभता में परिवर्तित करने का कोशिश करें। ये सारे जोखिम हम नहीं लेने की सलाह देते हैं। ये नवतारा चक्र पद्धति बोलता इस सिद्धांत पर आधारित है। तारा बलम मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित होता है, जो कि यह बताता है कि ग्रहों जातक का किसी भी ग्रह का कैसा फल होगा। और जब ग्रह का फल हम जान जाते हैं तो दशा महादशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल, और इसके साथ ही साथ विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितने फलदायी हो सकते हैं वह भी हम जान सकते हैं। और 9 तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर काम करता है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, यानी नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह का अपना फल नहीं होता।
अब प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र हैं, 9 ही ग्रह हैं, तो कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को तीन तीन श्रेणियों में रखा जाता है, 9 ग्रहों के समूह बनाकर। और वह श्रेणी इस प्रकार है, पहला से 9वां तक एक श्रेणी, एक 10वां से 18वां दूसरी श्रेणी, 19वां से 27वां तक। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है, केतु पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, बुध नौवां। और पहले नक्षत्र, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु, पहला ग्रह केतु देव को दे मिलता है। उसी तरह से दूसरा 12वां और 20वां, दूसरा 11वां और 20वां, इनका स्वामित्व शुक्र को गया। तीसरा 12वां और 21वां सूर्यदेव को, चौथा 13वां और 22वां चंद्रदेव को। और इस प्रकार 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को जाता है। और इस प्रकार सभी नक्षत्र के ग्रह का स्वामित्व निर्धारित होता है। और यह सूची इस प्रकार बनती है, जो कि काफी उपयोगी है, इसे आप सहेज कर भी रख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है फलित कैसे करते हैं? तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में जातक के हैं, वहां से गणना आरंभ करते हैं। वह पहला, उनके जो ग्रह बनते हैं, उनके स्वामी जो हुए ग्रह, वे पहला ग्रह होते हैं, और वहीं से गणना आरंभ होती है। आज का दिन सोमवार है, चंद्रमा का दिन है, तो आज मान लीजिए चंद्रमा, किसी व्यक्ति का जन्म हस्ता में हुआ हो, तो चंद्रमा पहला ग्रह बनेंगे, दूसरा ग्रह मंगल, तो तीसरा राहु, चौथा बृहस्पति, पांचवा शनि, छठा बुध, सातवां केतु, शुक्र, आठवां शुक्र और नौवां सूर्य। ये ग्रह जो है जब होंगे, बनेंगे, तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये पीड़ादायक होते हैं, और वहीं दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये सुफलदायी होते हैं। इस प्रकार हम ग्रहों को पहचानते हैं। अब हमें ग्रह को पता चल गया कि चंद्रमा में जन्मे नक्षत्र के, चंद्रमा में जन्मे जातक के लिए मंगल देव, बृहस्पति, बुध, शुक्र और सूर्य ये शुभ फलदायी होते हैं, शेष अशुभ फलदायी होते हैं। तो इस प्रकार हम उनकी दशा महादशा कैसा फल होगा यह जान गए, ग्रहों का जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे यह भी जान गए, और जो अशुभ नक्षत्र हैं या शुभ ग्रह उनके नक्षत्र में जन्मे जातक से हमें सावधानी बरतनी है, यह भी हम जान गए। इस प्रकार हम भविष्य के पूरे ये को हम हर शुभ स्थिति में को क्रमबद्ध तरीके से या योजनाबद्ध तरीके से उसका शुभता प्राप्त कर सकते हैं, और अशुभ स्थितियों में हम चुनौती को स्वीकार करने के लिए कदम उठा सकते हैं, जो हमें कम पीड़ादायक हो सकता है। तो इस प्रकार यह काफी उपयोगी है। अब आपको वापस ले चलते हैं ताराबलन पर, जो कि ग्रहों के नक्षत्र के कैसा फल देंगे। तो आप देखें, आज चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है 11 बजे के 18 मिनट रात्रि तक, उसके बाद वे मूल अश्विनी नक्षत्र में आते हैं। और फलित जैसा आपको हम इंगित यहां कर रहे हैं, यदि जातक का जन्म भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, तो पहला भाग मित्र का और दूसरा भाग अति मित्र का। वहीं आज कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जो जातक का जन्म हुआ होगा, उसके लिए पहला भाग समस्या कारक ज्यादा, और चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दूसरा भाग ज्यादा पीड़ादायक, इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। इस प्रकार हम किसी भी नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शुभता और अशुभता का, कौन से तारे, आज के तारे क्या बोल रहे हैं, यह हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। उपाय जिनका आज का तारा अशुभता की ओर इंगित करता है, जैसा हमने आरंभ में कहा था, कोई भी जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है, इंतजार करें शुभ फल का, शुभ तारा का। हाँ, कार्य आरंभ कर चुके हैं, आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते जाएं, काम का निष्पादन करें, दैनिक कार्यों के में सावधानी बरतें। उपाय जो किताबों में लिखी है उसके कहीं भी जो कंफर्मेशन है वो नहीं है, और हमने भी प्रयास नहीं किया, इसलिए कि जोखिम लेने का इस युग में कौन किसकी हिम्मत है, इसलिए हम भी सलाह नहीं देते कि आप जोखिम लें।
आप सावधानी बरतें, यही हम सलाह देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको आगे ले चलते हैं। उपाय के तौर पर अगर देखें तो जो लिखा है किताबों में, जन्म में आग का तारा पड़ रहा हो तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में पड़ रहा हो तो गुड़ का दान, प्रत्यय में हो तो नमक का दान, और नैधान्य में हो तो त्याज में हो, मजबूरी हुई तो तिल सहित सोने का दान। इसलिए हम इसको आपके लिए हम सलाह ये देते हैं कि जोखिम न लें और इसका थोड़ा सा भी अंश अपनाने का प्रयास न करें। आपको ले आए हैं हम तीसरे भाग, जो चंद्र बलम जिसे कहते हैं। आज का चंद्रमा राशि के अनुसार क्या फल देने के लिए कृत संकल्प है। जो संकेत दे रहे हैं चंद्र बलम के अनुसार, जब तक चंद्रमा 11 बजे रात्रि के 11:18 तक जब तक वह मीन राशि में है, तब तक वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत दे रहे हैं। उसके पश्चात मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। तो ये रहे आज के राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। ये हमारे तीसरे भाग की प्रस्तुति है। चौथे भाग में आपको ले चलते हैं, जो कि चौघड़िया ज्योतिष, चौघड़िया मुहूर्त से संबंध है। शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो या पहले बार कोई काम किया जा रहा हो। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देख पाया हो या नहीं देखना चाहता हो, तो कम से कम चौघड़िया अवश्य देखना चाहिए। अब साथ ही साथ ग्रहों से संबंधित कार्यों को भी चौघड़िया वो करते हैं। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो रखा है, चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में। आप इसका अवलोकन कर इसको देखकर चौघड़िया को अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं और अपने कार्यों में शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन साप्ताहिक दिन साथी के होते हैं, इसलिए साथी चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है, वही अंत का चौघड़िया रिपीटेशन होता है। तो 7 चौघड़िया नाम से के अनुसार दिन के, 7 चौघड़िया रात के नाम से, ऐसे 8 चौघड़िया हुए। और ये चौघड़िया जो है साप्ताहिक दिनों के अनुसार होते हैं, और ये साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, 7 ग्रह। और ये सभी 7 ग्रह विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग अधिकृत होते हैं, उपयोगी हुआ करते हैं और विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी होते हैं। इसलिए जो चौघड़िया का संबंध भी ग्रहों के कार्यों से जुड़ जाता है, और चौघड़िया अधिक उसकी जिम्मेवारी बढ़ती है। दिन का चौघड़िया जो होता है, जब भी हम चौघड़िया को देखें तो ये जरूर देखें कि कहीं अशुभता से अधिव्याप्त कोई चौघड़िया नहीं है। यदि है तो उसका त्याग करते हैं, क्योंकि उसमें शुभता की संभावना क्षीण, अशुभता की संभावना ज्यादा होती है। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन का चौघड़िया, दिन चूंकि सूर्य का होता है, सूर्य से संबद्ध है, इसलिए सूर्य के दुश्मन शनि का चौघड़िया जो होता है वह हमेशा काल बेला से ग्रसित होता है। वही रात्रि का चौघड़िया चंद्रमा से संबद्ध है, इसलिए और बुध देव चंद्रमा से नाराज रहते हैं, इसलिए बुध देव का चौघड़िया रात्रि का वह काल रात्रि से प्रतिदिन ग्रसित रहता है। इस तरह से दिन का चौघड़िया जो शनि का चौघड़िया है वह काल बेला से, और बुध का चौघड़िया रात्रि का वह काल रात्रि से ग्रसित होता है। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया अमृत चौघड़िया से सोमवार का दिन है। अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, अमृत चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं, और रात्रि का चर चौघड़िया से दिन रात्रि आरंभ हो रहा है और चर चौघड़िया से ही रात्रि समाप्त हो रही है। प्रातः 7:39 से 8:59 तक राहु काल है, और यह राहु काल
तथा कालबेला दोनों से ग्रसित है। वहीं लाभ चौघड़िया वारबेला से ग्रसित है, जो कि 2:18 से 3:38 तक है। रात्रि का लाभ चौघड़िया भी काल रात्रि से ग्रसित है, जो कि 9:59 से 11:39 तक है। यानी बुध का चौघड़िया दिन का भी और रात का चौघड़िया दोनों ग्रसित है। तो ये रहे हमारे चौघड़िया की प्रस्तुति। आपसे आग्रह है कि चौघड़िया पर प्रस्तुति जरूर देखें और इसका उपयोग अधिक से अधिक करें, ताकि आपके कार्यों में शुभता सुनिश्चित हो सके। स्वागत है आपका 5वें और अंतिम भाग में। अंक ज्योतिष पर थोड़ी सी शिक्षाप्रद बातें। अंक ज्योतिष बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। अंकों की हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, अंकों के साथ खेलते बढ़ते हैं। अंक ही हमारी उपलब्धि का परिचायक होता है। अंक से ही हम जाने जाते हैं, कि पहचाने जाते हैं और यहां तक कि कई जगह अंक से ही हमारे पुकारा भी जाता है। लेकिन अंकों का महत्व बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ अंक हमें हमारे लिए फलदायी होते हैं, अच्छी ऊर्जा देते हैं, सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। कुछ वहीं नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। कुछ अंक हमें जो मिले हैं ईश्वर द्वारा उपहार में, वह शुभ फलदायी होते हैं। लेकिन हम बाद में कुछ अंक को ऐसे ले आते हैं जिससे अंग हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती है। तो अंकों को पहचानना, अंकों को जानना बहुत आसान है और इसका उपयोग करना भी बहुत आसान है। केवल समझने की जरूरत है और आपका प्रयास की जरूरत है। तो अंक ज्योतिष पर आप ये देखें कि अंक ज्योतिष में एकल अंक 1 से 9 तक अंक ही प्रयोग होते हैं। 10वां अंक प्रयोग नहीं होता और शून्य को गणना में नहीं लेते हैं। 1 से 9 तक ही अंक प्रयोग होते हैं और 1 से 9 अंक को भी देखें तो 5 अंक ऐसा होता है जो महत्वपूर्ण होता है। यह बैलेंस करता है 1 से 9 तक के अंकों को, 5 अपने से पहले अंक को भी, आने वाले अंकों को, बाद में आने वाले अंकों को भी। और इस तरह से अंक ज्योतिष में यह 5वां अंक जो होता है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी एक से या एकल अंक में ही होता है, दो इससे ज्यादा अंक नहीं बढ़ सकते। इसलिए जब भी हमें अंकों का समूह 2 अंकों से 2 अंकों या 2 अंकों से ज्यादा का समूह हमारे समक्ष होता है, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करके और तब फिर गणना की जाती है। इसलिए एकल अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब इन 1 से 9 तक अंकों के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां का बुध, 6वां का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और इन ग्रहों की जो गुण होते हैं, जो इनके तत्व होते हैं, इनकी जो ऊर्जाएं होती है, ये सभी ग्रहों के विभिन्न होते हैं। जब ऐसा अंक जो हमारे जन्म तिथि में मिसिंग हो, तो उन ग्रहों से संबंधित जो गुण है, जो उनके संबंधित अच्छे तत्व हैं, जो ऊर्जा है, उससे हम वंचित रहते हैं। वही कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि कुछ अंक हमारे जन्म तिथि में रिपीट होते हैं और वैसी स्थिति में 2 बार से ज्यादा रिपीट होने पर उस अंक का प्रभाव हमारे ऊपर कुछ उल्टा पड़ने लगता है और इसलिए अंक असंतुलित होते हैं। और इस स्थिति में उस ग्रह से संबंधित जो तत्व हैं वो भी इम्बैलेंस होते हैं और हमारे लिए परेशानी का सबब बनते हैं। इसलिए अंकों को पहचानना जरूरी है। अब आइए अंकों को उनकी उपयोगिता के अनुसार, उनके ग्रहों की उपयोगिता के अनुसार, अंकों को और ग्रहों को की उपयोगिता के अनुसार इन अंकों को विशेष नाम से जाना जाता है। अंकों की दुनिया में 1 को राजा से, सरकार से या कर्मचारी यदि है नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से
डिप्लोमेटिक व्यक्ति से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से। पांचवा, 5 को राजकुमार से या कुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्तियों से जो जिसे प्रकृति द्वारा, यूनिवर्स द्वारा यह वरदान प्राप्त हो कि वह उसे भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान होगा, पूर्वाभास हो। और 9वां, 8वां, समाज के नीचे तबके के लोग, अधीनस्थ कर्मचारी, नौकर चाकर या न्यायालय से। और 9वां को मंगल जिसके ये होते हैं सेनापति से, पुलिस से, डॉक्टर से तथा खून से। ये सभी ग्रहों के उन विशेष नामों से उनके पुकारा जाता है। और अब यदि अब आपस में आप तालमेल करके भी देखें तो ग्रहों का आपस के संबंध, नक्षत्र अंकों के आपस के संबंध आप निकाल सकते हैं। जैसे 1 को 2 से संबंध मधुर रहेगा, वहीं 2 को रानी को सारथी तत्वों से कटुता रहेगी, 1 को 8 से कटुता रहेगी। इस प्रकार हम आपस में तालमेल, अनुमानित तालमेल हम निकाल सकते हैं। फिर भी हम आपकी कोई इसी प्रस्तुति में हम इस संबंध में एक कुछ विशेष चर्चा करेंगे। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें कुछ अंक मिलते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त कुछ अंक मिलते हैं, और वे अंक होते हैं जन्म तिथि के रूप में, उपहार के रूप में। और ये अंक तिथि, माह और वर्ष के रूप में आते हैं हमारे पास। तिथि का अंक जो होता है, हम सब अंक ज्योतिष के नियम के अनुसार 2 अंकों के ज्यादा समूह को, 2 तथा 2 से ज्यादा अंकों के समूह को हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। और एकल अंक जो है उसे नहीं परिवर्तित करते, उसे जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करते हैं। आज के तिथि को, जिनका जिस महान हस्ती का आज जन्म तिथि है, वह हमने जन्म विवरण गूगल से लिया है। जिनका आज जन्म तिथि है उन्हें जन्म तिथि की अग्रिम बधाई। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आज जो तिथि होता है वह हमारा मूलांक कहलाता है, जिसे ड्राइवर भी कहते हैं। और तिथि महावर्ष को जोड़कर जो एक अंक बनता है वह भाग्यांक कहलाता है, इसे कंडक्टर कहते हैं। तिथि हम जो होता है वह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है, और तिथि और माह को जोड़ते हैं तो हमारा बाह्य व्यक्तित्व बताता है, जिसे अचीवमेंट नंबर की भी कहा जाता है। वर्ष को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, और फिर जो एकल अंक बनता है उसमें 11 से उसमें घटाते हैं पुरुष के लिए, और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं, तो वह एंजल नंबर कहलाता है। ये सभी अंक हम ये सभी अंक जन्म तिथि से ही निकालते हैं, जो कि स्टैटिक हुआ करते हैं, बदलते नहीं हैं। ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र होना चाहिए, नहीं तो वही स्थिति बनती है जो बस में ड्राइवर और कंडक्टर का होता है। यानी ड्राइवर और कंडक्टर आपस में बस में शत्रु हैं, तो व्यवहारिक जीवन में बस का चलना मुश्किल होता है। और हमारे जीवन में भी यदि ड्राइवर का अंक और कंडक्टर का अंक आपस में शत्रुता रखे तो हमारे जीवन में आरंभ से ही स्ट्रगल होता है, क्योंकि ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है, ये आरंभ से ही काम करते हैं। इसलिए पहला नियम हो गया कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं होना चाहिए। यदि हो गए तो कुछ ऐसे अंक हम सृजित करते हैं जो इनके बीच मध्यस्थता का काम करे, दोनों के दोस्त हों। तो पहला सूत्र तो ये हुआ। दूसरा, बस और कंडक्टर का ही उदाहरण ले। बस कंडक्टर आपस में मित्र हैं, बस सुचारू रूप से चलेगी, लेकिन मार्ग में कोई ऐसा पैसेंजर, कुछ ऐसे पैसेंजर या पैसेंजर का समूह चढ़ता है जो ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु होता है। इसका मायने बाधा वहीं से शुरू होती है। इसलिए जन्म तिथि, जो ड्राइवर और कंडक्टर जो हमारा है, उससे उसका शत्रु अंक जब हम ले आते हैं किसी रूप में, चाहे मोबाइल अंक के रूप में, गाड़ी संख्या के रूप में, मकान संख्या आदि आदि, यहां तक कि ओटीपी का, सॉरी, पासवर्ड, ओटीपी हम नहीं सृजित करते, ओटीपी दूसरी जगह से सृजित होता है।
तो ये अगर हम ऐसे अंकों को लाते हैं तो हमारे लिए परेशानी का सबब वहां से शुरू होता है। इसलिए अंक हमें सृजित वैसे करने चाहिए जो मूलांक और भाग्यांक अंक का शत्रु नहीं हो। अब यदि शत्रु है तो उपाय क्या करते हैं? कौन सा अंक हम लाएंगे, एक स्रोत क्या होगा? तो ऐसा अंक लाएंगे जो है जिसकी लंबी आयु हो, यानी जल्दी बदला नहीं जाता हो। मोबाइल अंक कभी भी बदला जा सकता है, गाड़ी का अंक कभी भी बदला जा सकता है, यह चिर नहीं होता। वैसी स्थिति में जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है हमारे जन्म के बाद, और वो ईश्वर धरती का ईश्वर माता पिता, वो होता है नामांक। नामांक, आप आश्चर्य करेंगे कि नामांक कहाँ से आया? नाम में तो अक्षर होते हैं। जी हाँ, नाम में अक्षर होता है, ये हम मात की बात को मानते हैं, सरासर मानते हैं। लेकिन उन अक्षरों का अंकीय मूल्य होता है। और ये आपको यहाँ बता दें, ये जो जन्म तिथि है ये मेधा पाटकर का है। ये सोशल एक्टिविस्ट है और काफी स्ट्रगल किए हैं लोगों को, सोशल एक्टिविस्ट में लोगों को तथा सरकार से बहुत कुछ पाने का, ताकि जन कल्याण हो सके। तो इन्हें बधाई, हार्दिक बधाई मेधा मैडम को, जन्मदिन की शुभकामनाएं, और आपका स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं। आप ये देखें कि जिस जो नाम में अक्षर प्रयुक्त हुए हैं वे उनके अंकीय मूल्य से उनको परिवर्तित किया गया है, और यही किया जाता है, और सभी अंकों को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर एक गूढ़ रहस्य यह भी है कि नाम जो भी होता है, जब भी कोई हमें पुकारता है और हम ग्रुप में कहीं बैठे रहते हैं, तो नाम का पहला अक्षर ही हमारे मन मस्तिष्क को इतना हिला देता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। इसके बाद के अंक भी ऊर्जा देते हैं, और अंत तक कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि अंत तक नाम का पुकारने के बजाय हम बीच में ही रिस्पॉन्ड कर देते हैं, क्योंकि अंक का एक एक अक्षर ऊर्जा देता है। इसलिए कहा गया है कि जो नाम का पहला अक्षर हो वह भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं हो। इस प्रकार अब आपका की जिज्ञासा बढ़ेगी कि शत्रु अंक कौन कौन से हैं। तो चलिए आपके समक्ष शत्रु अंक का हम लेकर रखें। 1 का 8, 2 का 4 6 8 9, 3 का 6, 4 का 8 9 4 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3 9, 7 का 7 9 3, 8 का 1 2 9 4 8, और 9 का 6 4 2 8 9। इन अंकों को देखें तो मेधा पाटकर का मूलांक 1 बनता है, भाग्यांक 5 बनता है। 1 का दुश्मन 8 होता है, 8 अंक कहीं नहीं आ रहा है। इसलिए मेधा पाटकर का जो नाम है यह 1 मूलांक और 5 भाग्यांक है। 5 भी किसी अंक का शत्रु नहीं होता, इसलिए इनकी वो स्थिति ठीक है। अब इन अंकों को तो यदि देखा जाए सभी पूरे सारणी को, तो कुछ अंक ऐसे हैं 4 6 7 4 7 8 9 जो अपने के ही दुश्मन है। यदि मूलांक 4 हुआ, भाग्यांक भी 4 हुआ, हम तो सोचेंगे कि दोनों आपस में एक ही अंक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। 8 मूलांक 8 भाग्यांक शत्रुता, यह याद रखें। एक सूची और आपके समक्ष रखी है हमने, जो अंक हैं और उसके समक्ष कुछ अक्षर हैं। ये उन सभी अंकों के दुश्मन अक्षर हैं, यानी 1 के 8 दुश्मन अंक बने, और उनसे संबंधित अंक आपके समक्ष दूसरी सारणी में हम रखा है। यानी 1 का दुश्मन अंक अक्षर आपके सामने, हर अंकों का आपके सामने रखा है, ताकि वह शहर, वह नाम का पहला अक्षर आदि आदि दुश्मन हो सकते हैं। तो आप सावधानी बरतें। इस प्रकार अंकों को हम उपयोग में ला सकते हैं। एक प्रश्न उठता है कि नाम को सुधारा कैसे जाए। तो नाम को सुधारने का उपाय, कुछ ऐसे हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं, प्रस्तुति को जैसे जैसे लोग देख रहे हैं। तो नाम को सुधारने के लिए जो ग्रोन अप है, जो भी व्यक्ति जिनके अब नाम बदला नहीं जा सकता, सर्टिफिकेट आदि में सभी आ चुके हैं, उसके आधार पर नौकरी व्यवसाय आदि सभी हो चुके हैं या होने वाले हैं, उन सभी के लिए नाम बदलने की उतनी आवश्यकता नहीं है। क्या करें? क्या बदलने के लिए? सोशल मीडिया के अकाउंट को, नेम प्लेट को आदि को में बदले हुए नाम को लिखें, और
अपने बदले हुए नाम का खूब अभ्यास करें और उससे ऊर्जा ग्रहण करें, इससे फायदा होगा। और उसी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा देर लगेगा, लेकिन फलित होंगे। और नवजात शिशु को ऐसा नामांक दें जो उनके लिए शुभकारी हो सके, स्ट्रगल नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक नई जानकारी कि वर्ष फल कैसा होगा, आने वाला वर्ष कैसा होगा, यह जानने के लिए ओरिजिनल जो बर्थ डेट है उसमें वर्ष को निकाल दें और वर्तमान वर्ष को जोड़ दें। और इस वर्तमान वर्ष को जब जोड़ेंगे तो फिर सभी अंकों को जोड़ दें, और तब जो अंक निकलता है, यदि वो मूलांक, भाग्यांक और रनिंग एज, ये तीनों चारों से आप संपर्क, तीनों से आप देखें कैसा फल निकलता है। यदि तीनों में आपस में मित्रता है तो बल्ले बल्ले, यदि दो में मित्रता है तो थोड़ा सा अच्छा, और एक में मित्रता है तो थोड़ा परेशानी और थोड़ा खट्टा मीठा वाला साथ। इन शब्दों के साथ हम आपको अब ले चलते हैं आज के अंक क्या बोलते हैं। आज का अंक 4 है, और 4 का शत्रु, जैसा आपने आरंभ में भी कहा था, 4 के शत्रु काफी हैं, क्योंकि झूठ बोलने वाले को कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता। यहां तक कि 4 भी जो झूठ बोलता है, दूसरे को धोखा देता है, वो भी चाहता है कि हमें कोई धोखा न दे। तो सरकार से उसके जैसे डरता है, 4 को सरकार से जरूर मदद चाहिए, लेकिन सरकार से इसे तटस्थ रहता है डर से। और अति शत्रु उसके कौन कौन है, इसको देखें। तो पहला तो चंद्रमा, 4 के साथ सटेंगे ही नहीं। दूसरी, उसके बाद बृहस्पति, गुरु, राहु, खुद 4 अंक, ये शत्रु अंक हुए। फिर शनिदेव, न्यायाधीश और सेना पुलिस वाले, प्रशासन वाले मंगल देव। यानी जिस व्यक्ति का जन्म 2/11/2029, 3/12/21, 30/4/13/22/31, 8/17/26 और 9/18/27 को किसी भी माह का हुआ है, उनके लिए दिन आज अच्छे नहीं होने की संभावना है। जिनका जन्म 1/10/1928 को हुआ है, 5/14/23 को हुआ है किसी भी माह का, उनके दिन साधारण बीतेंगे। और 6/15/24, 7/16/25, ये दो अंक जिनके, ये 6 अंक में जन्मे जातक के लिए दिन आज उत्तम होने की संभावना। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्तुति को के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए, और आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए रोचक, ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी साबित होगा। और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी शुभता आ सके, वे भी इस प्रस्तुति का ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन में शुभता ला सकें। सभी का कल्याण हो। और अंत में आपका सुझाव अपेक्षित है प्रस्तुति को बेहतर और उपयोगी बनाने के लिए। तो हमारे साथ बने रहेंगे, हम फिर कल नई प्रस्तुति के साथ आएंगे। इसी वादे के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। चंद्रदेव, सोमनाथ तथा भोलेनाथ से कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, उपलब्धियों भरा हो, और उनका आशीष बरसते रहे। जय चंद्रदेव, जय सोमनाथ, जय भोलेनाथ।